नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की कैबिनेट की बैठक भी हुई। इस बैठक में उद्धव ठाकरे का लहजा कुछ ऐसा था जिससे कई लोगों को यह भ्रम होने लगा कि कहीं ये कैबिनेट की आखिरी मीटिंग तो नहीं, कहीं उद्धव ठाकरे अपनी विदाई का भाषण तो नहीं कर रहे। इसके कारण यह है कि उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट के अपने सहयोगियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी का भी धन्यवाद अदा किया इस कैबिनेट की बैठक में। इसके साथ साथ उन्होंने सभी साथियों का, मुख्य सचिवों का, अधिकारियों का, सभी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अब तक जो सरकार चली है बहुत अच्छी चली है, यह भी उन्होंने दावा किया। उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि यह आखिरी कैबिनेट की बैठक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस बार विदाई के लिए तैयार हों। वैसे काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि शिवसेना कल के विश्वास मत को टालने की मांग कर रही है। उनके वकील लगातार ये दलील दे रहे हैं कि इस विश्वास मत को टाल दिया जाए, और साथ ही बागियों के जो वकील हैं उन्होंने इस पर हैरानी जताई है कि अगर बहुमत है तो फिर सरकार विश्वास मत से क्यों भाग रही है। इसके अलावा उद्धव कैबिनेट ने कुछ जज्बाती तौर पर लुभावनी घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कुछ जगहों के नाम बदलने का फैसला किया। इसमें औरंगाबाद को संभाजी नगर कर दिया गया, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया, नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम डीवाई पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये फैसले इसलिए किए गए कि अगर किसी सूरत में मध्यावधि चुनाव हो तो शिवसेना को उसका फायदा मिले। और इन तमाम सवालों को लेकर हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैबिनेट की बैठक पर लगातार सुनील ने नजर रखी थी। सुनील, मैं आपसे समझना चाहूंगा दो बातें। पहली बात तो कि जो कल विश्वास मत हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती है तो उद्धव ठाकरे क्या उससे पहले, विश्वास मत लेने से पहले इस्तीफा दे सकते हैं? पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरह के जो हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे हैं शिवसेना के, जो लगातार शिवसेना मांग करती आई थी कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाए और दूसरे भी नाम उन्होंने बदले हैं, क्या ये सब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो दाग बागियों ने शिवसेना पर लगाया कि उसने हिंदुत्व छोड़ दिया, उसकी भरपाई हो सके और बाद में चाहे बीएमसी का चुनाव हो या अगर मध्यावधि चुनाव हो या बाद के विधानसभा लोकसभा चुनाव हो तो उसमें शिवसेना कह सके कि हम तो अपने एजेंडे पर कायम है? बिल्कुल अखिलेश जी, शिवसेना की जो दरअसल आत्मा है वो हिंदुत्व है और बाल ठाकरे जो हैं वो उसकी पहचान है। अब जिस तरह से जो उन शिवसेना के विधायकों ने ही इस बात से आरोप लगाया कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है और बाल ठाकरे के विचारों से नहीं चल रही है, इसलिए उन्होंने अपना बगावत की। तो ये जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, अगर मान लीजिए कल को इन सभी बागी, तो अब नामुमकिन सा है कि शायद फिर से शिवसेना के पाले में आएंगे या शिवसेना के साथ में रहेंगे, तो कल जाएंगे तो काडर किस तरह से में क्या संदेश जाएगा, वो बड़ी बात थी। लिहाजा जिस नामों को उन्होंने 2.5 साल तक इस महाविकास आघाड़ी सरकार में टालते रहा, कभी इसका प्रस्ताव नहीं लाया। आखिरी वक्त पे आज की कैबिनेट मीटिंग में, यानी कल प्रस्ताव दिया गया था और आज की कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने पास भी करा दिया कि अब जो औरंगाबाद है वो संभाजी नगर होगा और उस्मानाबाद है वो धाराशिव होगा। यहाँ तक कि नई मुंबई का जो एयरपोर्ट है नया बन रहा है, उसका नाम शिवसेना स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखना चाह रही थी, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का दबाव था और बीजेपी की भी मांग थी कि वहाँ को डीबी पाटिल के नाम पे रखा जाए, जो वहाँ के बड़े नेता थे और जिन्होंने वहाँ के लोगों के अधिकारों को दिलाने की कोशिश की थी, खास करके जो विस्थापित थे एयरपोर्ट के। तो आज उन्होंने वो भी करवा दिया। और अब बड़ी बात ये भी रही कि जो एक उम्मीद लगाई जा रही थी, आशंका हम कह सकते हैं कि कांग्रेस इसका विरोध करती रही है, लेकिन उस कांग्रेस ने भी आज उसका विरोध नहीं किया, एनसीपी ने भी विरोध नहीं किया। तो स्वाभाविक तौर पर जो चाहते थे आज वैसा हुआ है जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चाह रहे थे। हो सकता है कि इनकी अपेक्षा रही हो कि शायद इस मुद्दे पे कांग्रेस अगर अड़ियल रुख अपनाए तो सरकार छोड़कर यहीं से विदा कर लिया जाए, तो एक अलग सहानुभूति लहर जाती है और एक इस सरकार से निकलने का उन्हें एक अच्छा सा बहाना मिल जाता। लेकिन मुझे लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस ने, विशेषकर कांग्रेस ने भी भांप रखा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसने कोई इसमें अड़ंगा नहीं लगाया। तो अच्छा रास्ता उद्धव ठाकरे ने ये निकाला कि तीनों नाम भी हो गए, औरंगाबाद का संभाजी नगर भी हो गया, तो अब आगे जाके जब चुनाव होगा तो कह भी सकते हैं या संगठन में कह सकते हैं कि देखिए हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, हमने जो कहा था वो किया, क्योंकि अभी से उसके जो है कि बाकी घोषणाएं बननी शुरू हो गई हैं। और दूसरी बात यह है कि लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अपनों ने ही धोखा दिया है मुझे, 2.5 साल में आप लोगों का सहयोग रहा है, साथ रहा है
और एनसीपी और कांग्रेस का भी विशेष तौर पर उन्होंने धन्यवाद दिया, और साथ में जो अधिकारीगण हैं, मुख्य सचिव हैं, उन सभी का भी धन्यवाद दिया। अब आपका सवाल था कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज के जो चल रही है बहस, उसमें अगर कल के फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाता है तो क्या होगा। तो उस दौरान देखिए 2 विकल्प हैं। अभी तक तो जिस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे तो ये लग रहा है कि आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, शायद फ्लोर टेस्ट तक जाएं। लेकिन एक विकल्प ये भी है कि कल फ्लोर टेस्ट के पहले ही जो विशेष विधानसभा सत्र होगा, उसमें अपनी बातें रखें और वहां इस्तीफा दे दें। लेकिन अभी ये कयास है, महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि विकल्प खुला है कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो वो अपना इस्तीफा देने का विकल्प भी उन्होंने खुला रखा है। देखना होगा कि क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी कुछ निर्भर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें, कल तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार रहेगी या फिर रिमोट छोड़कर सीधे कुर्सी पर सवार होने का ठाकरे परिवार का दांव कारगर होगा या नहीं। शिवसेना बचेगी या बटेगी, इन सब जवाबों के लिए कल विधानसभा की कार्यवाही पर सबकी नजरें रहेंगी। उद्धव सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है और सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है कि कल विश्वास मत होगा या नहीं होगा। इस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा। लेकिन आगे क्या होगा, क्या हो सकता है विधानसभा में, इसको लेकर एक संभावित तस्वीर जो बनती नजर आ रही है वो ये है कि सवाल यही बनता है कि क्या उद्धव सरकार बचेगी। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है, जिस तरह से कैबिनेट में उद्धव का रुख रहा, जो फैसले किए गए, जिसकी चर्चा सुनील कर रहे थे, लग रहा है कि संख्या बल सरकार के खिलाफ जा रहा है। और ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि संख्या बल जो है वो सरकार के साथ नहीं है और उद्धव ठाकरे बहुमत के आंकड़े से काफी दूर खड़े नजर आ रहे हैं। और इसीलिए अपने जो कह सकते हैं कि एक अल्पमत ही आप मान लीजिए उसको, उसके बूते पर उन्होंने आज कैबिनेट ने कुछ फैसले किए हैं। और साफ दिख रहा है कि शिवसेना के जो बागी विधायक हैं उन्होंने खेल पलट दिया है महाविकास अघाड़ी का। और दूसरा एक बड़ा किरदार इस पूरे खेल में वो है डिप्टी स्पीकर। और आपको बता दें कि वो क्या करते हैं, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। स्पीकर को आपको बता दें कि सारे अधिकार जो होते हैं स्पीकर के वो डिप्टी स्पीकर के पास होते हैं। वहां पर फिलहाल स्पीकर की पोस्ट खाली है। और राज्यपाल जो है उन्होंने विशेष सत्र का एजेंडा, प्रक्रिया और समय यह सब तय कर दिया है। यानी डिप्टी स्पीकर के सामने सब कुछ रख दिया गया कि आपको क्या क्या करना है। लेकिन क्या राज्यपाल के निर्देश को डिप्टी स्पीकर दरकिनार करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है कल की कार्यवाही को लेकर। क्या कर सकते हैं डिप्टी स्पीकर, कई सारी चीजें कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अधिकार है। विधानसभा का पूरा दायरा उनका अपना होता है। पहली बात तो यह है कि वो सदन की कार्यवाही टाल सकते हैं। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार गिराने की बात हुई थी तब स्पीकर ने ऐसा ही किया था, राज्यपाल का निर्देश नहीं माना था विश्वास मत को लेने का। लेकिन ऐसा अगर वो करते हैं तो उनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है, उसके बाद पता लग जाएगा कि क्या तस्वीर बनती है। और वैसे शिवसेना के जो 16 बागी विधायक हैं उनको डिप्टी स्पीकर विश्वास मत की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक सकते हैं। लेकिन बागी विधायक जिन्होंने पहले से ही प्रस्ताव रखा है डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए, उस प्रस्ताव पर वोटिंग का जोर भी दिया जा सकता है। और विश्वास मत पर मतदान होने से पहले ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, यह एक संभावना है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। और विश्वास मत अगर टाला जाता है, जो डिप्टी स्पीकर अगर करें, तो उसमें फिर राज्यपाल दखल दे सकते हैं और राज्यपाल सरकार को बर्खास्त भी कर सकते हैं। क्योंकि आज जो पत्र राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा उसमें यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुमत नहीं है, आपकी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद क्या होगा, सबसे बड़ी पार्टी के नाते बीजेपी वहां सरकार बनाने का दावा कर सकती है, या फिर राज्यपाल खुद ही कह सकते हैं कि बीजेपी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए उसको सरकार बनाने के लिए बुला लिया जाए और बाद में जो बागी विधायक हैं वो बीजेपी का साथ दें और उनके समर्थन से बीजेपी विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर सकती है। अब कुछ तकनीकी, कानूनी और संवैधानिक पहलू हैं, उनको समझ लेते हैं। बोम्बई जजमेंट जब आया था तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो बहुमत का फैसला है सरकार का वो विधानसभा में होगा, राजभवन में या सड़कों पर नहीं होगा। मध्य प्रदेश जिसका जिक्र हमने किया, वहां पर कमलनाथ सरकार के विश्वास मत को लेकर स्पीकर ने, राज्यपाल ने जो निर्देश दिया था कि आपको इस समय पर इस तारीख को बहुमत साबित करने के लिए कहना है, वो स्पीकर ने नहीं माना था। इसके बाद इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ को तुरंत ही विश्वास मत लेने का निर्देश दिया था। यानी कोर्ट बार बार यह कहती है कि विश्वास मत में देरी नहीं होनी चाहिए। अगर संशय है किसी सरकार के
बहुमत के बारे में इसको टाला नहीं जाना चाहिए। और साथ ही साथ राज्यपाल के भी पास भी कई अधिकार हैं जो अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं, जिसमें कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना ही राज्यपाल निर्देश दे सकते हैं कि जैसा इस मामले में भगत सिंह कोश्यारी ने किया है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री को विश्वास मत लेने के लिए कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कल 11 से लेकर 5 बजे तक विश्वास मत की प्रक्रिया पूरी की जाए और साथ ही विधायकों को अयोग्य ठहराने की जो कार्रवाई है उसके कारण विश्वास मत नहीं टाला जा सकता। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग जो है वो हो रही है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लंबित है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया है। और साथ ही साथ राज्यपाल का जो भी फैसला हो उसकी न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है। ये पहले भी ऐसा होता आया है, आगे भी ऐसा हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी दलील दी गई है कि मुख्यमंत्री खुद अगर विश्वास मत लेने में आनाकानी करे तो यह माना जा सकता है कि उनके पास बहुमत नहीं है। यह एक बड़ा संकेत है। और साथ ही साथ अदालतें किसी भी विधायक को विश्वास मत के दौरान सदन में रहने के लिए नहीं कह सकती, यानी किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते विधायक को कि आपको सदन में रहना ही रहना है, यह अदालत नहीं कह सकती है। इसके अलावा व्हिप नहीं मानी जाए तो विधायक को अयोग्य ठहराया जा सकता है और इसकी एक प्रक्रिया है, स्पीकर के पास इसका अधिकार भी है। विश्वास मत को टाला नहीं जाए अथवा हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है, यह बात भी बार बार कोर्ट की ओर से कही गई है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के काफी असमंजस और कश्मकश लगातार महाराष्ट्र में चल रही है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जाहिर सी बात है कि उसका जो भी फैसला होता है उसके आधार पर महाराष्ट्र में अगला कदम क्या होता है वो तय होगा। फिलहाल हॉट टॉपिक में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासी उठापटक तथा कल का जो विश्वास मत होने जा रहा है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एकनाथ शिंदे गुट के दीपक केसरकर जी जुड़ गए जो कि विधायक भी हैं। दीपक जी, विश्वास मत हासिल करने के लिए राज्यपाल ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि उन्हें लगता है कि शायद सीएम अपना बहुमत खो चुके हैं, इसलिए उन्हें विश्वास मत लेना चाहिए। कल को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? नहीं, देखिए, हमें जो नोटिस आई है वो उसके हिसाब से हमें कल 11 बजे जाना पड़ेगा विधानसभा, तो हम लोग जाएंगे जी। अगर कुछ चेंज होगा तो विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन आपकी संख्या कितनी? अलग अलग आंकड़े इसको लेकर के शुरुआत में आ रहे थे, क्या आप लोगों की संख्या पर्याप्त है इस सरकार को गिराने के लिए? बहुत ही ज्यादा है। इतना है कि अगर वर्स्ट कम वर्स्ट अगर 39 लोग जाते भी नहीं हैं तो भी हमारा बहुमत है वहां पे। और अगर सरकार गिर जाती है, जैसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे शायद इस्तीफा भी दे दें विश्वास मत लेने से पहले, तो क्या आप बीजेपी का साथ देंगे? क्या उनके साथ जाएंगे सरकार बनाने के लिए? देखिए, महाराष्ट्र में 2 ही ऑप्शन रहते हैं। आइदर यू कैन गो अहेड विथ एनसीपी एंड कांग्रेस, अदरवाइज यू कैन गो अहेड विथ बीजेपी। एक तो रास्ता हमारे लिए बंद हो चुका है, तो शिंदे साहब जो भी डिसीजन लेंगे हमारे लिए फाइनल है। शुक्रिया दीपक जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। हॉट टॉपिक में फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।